मेरा भाई लेडीज टेलर था। वो औरतों के कपड़ों में कुछ ऐसा रख देता कि औरतें खुश होकर उसे 10,000 रुपए दे जाती। भाई दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसकी दुकान के बाहर जवान लड़कियों की लाइन लगी रहती। मैं ये देखकर बहुत परेशान होती कि औरतें मेरे भाई से बहुत खुश रहती हैं। मुझे अपने भाई पर शक हुआ तो एक दिन राज जानने के लिए बुर्का पहनकर दुकान पर गई तो चीख निकल गई, क्योंकि भाई तो मेरा नाम शासिया है। मैं हैरान थी कि मेरे भैया जो कि बहुत ज्यादा कामचोर थे, आज वो सबसे ज्यादा मेहनती बन गए थे और उनकी कमाई से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा भी क्या खास था मेरे भैया के अंदर जो और किसी के पास नहीं था। मेरे भैया कपड़े सिया करते थे। वो जेंट्स और लेडीज दोनों के ही कपड़े सीते थे। हमारे मोहल्ले के भी सारे लोग अब मार्केट में जाकर मेरे भैया की दुकान पर उनको ही कपड़े सिलने के लिए देकर आते थे। जब मेरे पापा थे मोहल्ले के लोग तो उन्हें भी इतने कपड़े नहीं दिया करते थे जितना कि मेरे भैया को अब देने लगे थे। हालांकि मेरे पापा भैया से भी ज्यादा अच्छे टेलर थे। भैया ने तो सिर्फ पापा से थोड़ा सा ही काम सीखा हुआ था। आखिर ऐसा क्या था जो सारे लोग मेरे भैया से ही कपड़े सिलवाने लगे थे और भैया के पास इतने ढेर सारे पैसे आने लगे थे। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मैं इस बात का पता लगाने के लिए अपने भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी कि आखिर जान सकूं कि मेरे भैया ऐसा क्या करते हैं। मैंने इस बात की तह तक पहुंचने के लिए एक दिन एक प्लान बनाया। जब बात खुलकर मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मुसीबत मेरे सर पर भी नाच रही थी और वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे भैया लोगों के कपड़े सिया करते थे और हमारे मोहल्ले के सारे लोगों के साथ उनकी अच्छी बातचीत हो गई थी। हमारे मोहल्ले के लोग मोहल्ले के ही दर्जियों को छोड़कर हमारे शहर में बनी हुई मार्केट के अंदर जाकर भैया से कपड़े सिलवाते थे। हालांकि जो हमारे मोहल्ले में टेलर्स थे वो भी अच्छे कपड़े सिया करते थे। ये तो हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए थी कि मेरे भैया का इतना अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए मैं उनकी जासूसी करने लगी थी, क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान को सिर्फ आम से ही मतलब नहीं होता, गुठलियां गिनने का भी शौक होता है। यही हाल मेरा भी था। हम 4 भाई बहन थे। मैं अपने भाइयों से सबसे छोटी थी। हमारे पापा नहीं थे। हमारे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भैया के कंधों पर थी। लेकिन मेरे बड़े भैया तो जिस भी काम में हाथ डालते उन्हें हमेशा नुकसान ही हुआ था। न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। अम्मी भी उनसे बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। हमारे घर के हालात शुरू से ही ऐसे थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती आदमी थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना ये घर बनाया था। कभी हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया भी था और मेरे बड़े भैया ने तो पढ़ने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वो 5 जमात से ज्यादा नहीं पढ़े थे। मैंने मैट्रिक किया हुआ था और मेरे दोनों भैया ने भी मैट्रिक ही किया हुआ था। मेरे बड़े भैया का नाम असद और दूसरे का नाम अली। छोटे वाले भैया का नाम अहमद था। असद भैया जब भी कहीं जाते और किसी काम को करने की कोशिश करते तो उनसे मेहनत नहीं हो पाती थी। आज के जमाने में हर काम ही मेहनत से होता है। बिना मेहनत से तो कोई भी पैसे नहीं दे सकता, लेकिन ये बात मेरे भैया की समझ नहीं आती थी। हम लोग उन्हें समझा कर तंग आ चुके थे। अली और अहमद भैया नौकरी करते थे। उन्हें तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी, लेकिन वो मजा नहीं था जो पापा के साथ आया करता था। पैसों की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी को फिक्र ये थी कि मेरे भैया सबसे बड़े हैं और अम्मी को उनकी शादी भी तो करनी थी। आज के जमाने में तो लड़की वाले अपनी बेटी के लिए सिर्फ लड़का ही नहीं देखते, बल्कि लड़के का घर बार हर चीज पर ही ध्यान देते हैं। आखिर उन्हें अपनी बेटी सारी जिंदगी के लिए देनी होती है। सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें इस बात की सता रही थी कि आखिर भैया की शादी कैसे होगी, उन्हें रिश्ता कैसे मिलेगा। लेकिन शायद वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे थे। मेरा भैया अब दिन ब दिन अजीब से होते चले जा रहे थे। अम्मी हमेशा उन्हें यही ताना मारती थी कि तेरी शादी कैसे होगी, तुझे कोई अपनी बेटी कैसे दे देगा, तुझे मेहनत करनी होगी और अपने इस घर को संभालना होगा, तभी तो तेरी शादी हम भरोसे के साथ कर सकेंगे। हम किसी दूसरे की बेटी को अपने घर में लाकर उसकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहते। भैया माँ की बात सुनकर हमेशा उन पर गुस्सा किया करते थे। वो बहुत ज्यादा चिढ़ चुके थे, क्योंकि उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर कहीं नौकरी मिल भी जाती थी तो वहां पर मेहनत का काम उनसे नहीं हो पाता था। मेरे पापा टेलर थे। जब वो जिंदा थे तो उनकी एक दुकान थी जिस पर वो सिलाई का काम किया करते थे। वो दुकान उन्होंने मार्केट के अंदर खोली हुई थी, जहाँ पर उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो लेडीज कपड़े सिया करते थे। पापा के इतने पैसे आते थे कि जिससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, पापा ने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। वो दिन रात सिलाई किया करते थे। हमारे मोहल्ले के लोगों को पता था कि मेरे पापा एक अच्छे टेलर हैं, फिर भी वो लोग उनसे कपड़े नहीं सिलवाते थे। कोई एक दो ही पड़ोसी थे जो मेरे पापा को कपड़े दे दिया करते थे, लेकिन मेरे पापा की सबसे ज्यादा कमाई मार्केट में ही होती थी, क्योंकि वहां पर लोग मार्केट के बहाने से खरीदने के बाद ही टेलर को सिलने के लिए दे दिया करते थे। पर जब से पापा की मौत हुई थी, हमारे घर के हालात
बाद बदल कर रह गए थे, क्योंकि मेरे पापा को यरकान जैसी बड़ी बीमारी थी। हमने उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पापा बच नहीं सके, क्योंकि उनकी बीमारी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उन्हें शुरू में ही इलाज की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और यही लापरवाही करने की वजह से आज में हमारे पापा हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरे पापा की मौत पर लोग मेरी अम्मी को सहारा दे रहे थे कि अल्लाह ने आपको 3 जवान बेटे दिए हैं, आपके घर के हालात ये मिलकर ही संभालेंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बड़े भैया तो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके हाथ में कोई हुनर था। छोटे भाइयों ने मैट्रिक पास कर लिया था, इसलिए वो छोटी सी दुकान पर हिसाब किताब का काम कर लिया करते थे, जहाँ पर उन्हें महीने के 10,000 रुपए मिल जाया करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जो पैसे हमारे पास जुड़े हुए थे वो आखिरी टाइम पर पापा के इलाज में खर्च हो चुके थे। अब हमारे पास कुछ जुड़ा हुआ नहीं था। अम्मी भी बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। हम बहन भाइयों में ज्यादा फर्क नहीं था। हम सभी एक दूसरे से सिर्फ 2-2 साल छोटे थे। सबसे ज्यादा फिक्र अम्मी को मेरी हुआ करती थी, क्योंकि मैं जवान थी और खूबसूरत थी। अभी 16 साल की उम्र से ही मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरी अम्मी अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं थे। और पहले तो मेरे बड़े भैया की ही शादी होनी थी। मोहल्ले के लोग ये बात जानते थे कि मेरे भैया का कोई अपना काम नहीं है, इसलिए भैया का रिश्ता तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। अम्मी बड़ी परेशान थी कि वो अपने बेटे को किस तरह से समझाएं, पर क्या किया जाए। किसी जवान लड़के पर माँ बाप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। छोटा बच्चा होता तो उसे समझा दिया जाता, प्यार से, डांट से या फिर मार से, लेकिन बड़े के साथ तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। भैया खाली हाथ घूम रहे थे। घर के हालात ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से अम्मी ने फैसला किया कि वो लोगों के घरों में जाकर काम किया करेंगी, इसलिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। अली अहमद भैया ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन खाली उनके पैसों से ही घर नहीं चल पा रहा था। और असद भैया को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ लोगों के घरों में काम करने जाने लगी है। अम्मी काम करने चली जाती थी, इधर मैं घर के सारे काम संभाल लिया करती थी। हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। फिर एक दिन भैया ने अम्मी को बताया कि वो पापा की वही पुरानी वाली दुकान जो कि मेन मार्केट में थी, उसे दोबारा से किराए पर लेना चाहते हैं। अम्मी ने कहा कि तुम इस दुकान का क्या करोगे, तुम अब हमें और ज्यादा परेशानी में मत डालो, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। भैया ने उनसे कहा बस उन्हें थोड़े से पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो दुकान मालिक को एडवांस देना चाहते हैं। अम्मी उनको पैसे देने पर तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि भैया हर बार ही उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते थे और उनकी वजह से हमारे घर के हालात कितने ज्यादा खराब हो गए थे वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मगर अम्मी बार बार उनको समझा रही थी। भैया ने तो जिद बांध ली थी कि थोड़े से पैसे चाहिए ताकि वो दुकान मालिक को एडवांस दे सके। अम्मी ने कहा था कि आखिर तुम इस दुकान में क्या करोगे। भैया ने कहा कि मैं अपने पापा के काम को ही दोबारा से चलाना चाहता हूँ। हम सब लोगों को उनकी इस बात से बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर उन्हें कब से मेहनत करने का शौक जाग उठा था। भैया ने अम्मी को बहुत यकीन दिलाया था कि वो इस बार इन्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। वो मेहनत से कपड़े सिलाई किया करेंगे और पैसे उनके हाथ में लाकर रख दिया करेंगे। अम्मी ने जैसे तैसे बंदोबस्त करके भैया को एडवांस दुकान के पैसे दे दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अम्मी का दिल भी परेशान हो रहा था कि कहीं उनके पैसे जाया ना हो जाए। आखिरकार भैया ने पापा वाली पुरानी दुकान को दोबारा से किराए पर ले लिया था और उस दुकान में उन्होंने दोबारा से टेलर का काम करना शुरू कर दिया। भैया को दुकान खोले हुए 1 हफ्ता हो गया था। अभी तक तो वो घर में कुछ भी पैसे नहीं लाए थे। अम्मी को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि उन्होंने उनके पैसों को इस तरह से बर्बाद कर दिया। भैया सुबह को दुकान के लिए निकलते थे और रात को ही मार्केट से घर वापस आते थे, लेकिन सिर्फ 1 ही हफ्ता गुजरा था। उसके बाद तो हमारे घर में वारे न्यारे होने लगे थे। भैया जब रात को दुकान बंद करके घर वापस आते तो बहुत सारे फल लेकर आते थे और उनके पास बहुत सारे पैसे भी होते थे। ये सब कुछ हमें बड़ा हैरान कर देने वाला था। अम्मी ने भैया से पूछा कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो भैया कहते हैं कि दुकान खोली है, सिलाई करता हूँ, ये सब उसी की ही तो कमाई है। लेकिन हम लोगों को भैया की बात पर यकीन नहीं आता था। मैं अम्मी को यही समझाया करती थी कि अब आपको भैया से क्या मसला है, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। भैया अब मेहनत से पैसे कमाने लगे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन गड़बड़ तो मुझे भी लग रही थी। भैया हम सबको खर्चे के पैसे दिया करते थे। हम सब लोग ही बहुत ज्यादा खुश थे। हमारे घर में राशन भरने लगा था। अब किसी चीज की कमी नहीं बची थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, बल्कि बहुत अच्छे गुजर रहे थे। भैया को इस तरह से मेहनत करते हुए देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी अम्मी अभी भी खुश नहीं थी। उनको लग रहा था कि भैया सिलाई की आड़ में कुछ गलत काम कर रहे हैं। मेरे भैया कितनी ही आलसी क्यों ना थे, लेकिन वो गलत नहीं हो सकते थे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा था। मेरे भैया बेईमान नहीं थे, ना ही वो चोर थे। भैया घर में खाने पीने की इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आते थे कि मैं भैया से कहती थी, भैया आजकल आपका काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। भैया मेरी इस बात पर खूब खुश हो जाते थे और कहते थे कि हाँ, मैं लोगों के कपड़े सीता हूँ तो उन्हें मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर लेडीज कपड़े सीता हूँ, क्योंकि लेडीज कपड़ों में ज्यादा डिजाइनिंग का काम होता है। इस वजह से मुझे उनके कपड़ों के पैसे भी ज्यादा
ज्यादा मिल जाते हैं। जेंट्स के तो नॉर्मल सिंपल तरीके से सिलते हैं, इनसे भी बस मामूली से पैसे आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों भाई बहन अभी बातचीत ही कर रहे थे कि हम दोनों के बीच अम्मी आ गई और कहने लगी, तुम यही काम कर रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे? भैया ने कहा, मैं क्या गलत काम करूंगा? अम्मी, आपको क्या अभी भी मुझ पर शक हो रहा है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मार्केट में आकर मेरी दुकान पर कस्टमर को देख लेना और देखना कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े सीने के लिए आए हुए हैं। अम्मी भैया की बात सुनकर खामोश हो जाती थी। मोहल्ले के भी काफी सारे लोग मेरे भैया की दुकान पर कपड़े सिलवाने के लिए जाते थे। जो लोग पहले मोहल्ले के टेलर को कपड़े दिया करते थे, अब वो मेरे भैया के पास जाने लगे थे। अम्मी को लगता था कि भैया कोई गलत काम करते हैं। इतना ज्यादा पैसा आना, वो भी किसी ऐसे इंसान के पास जिसने कभी मेहनत ना की हो, और अब वो सिर्फ सिलाई करके ही इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था, तो अजीब तो लगता ही। लेकिन मेरे भैया का कहना था कि मैं ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूँ। और फिर कुछ लोग मेरे पापा की वजह से भी मेरे भैया को कपड़े सिलाई के लिए दे दिया करते थे, क्योंकि मेरे पापा भी उसी दुकान में बैठ कर सिलाई करते थे और वो काफी पुराने टेलर थे। अल्लाह का शुक्र था कि जो दुकान मेरे पापा के मरने के बाद दुकान मालिक ने खाली करवा ली थी और वो अभी तक किसी और को किराए पर नहीं दी थी। ये दुकान शायद भैया के काम के लिए ही उनके नसीब में लिखी हुई थी, जो उनको वक्त पर भी मिल गई थी। एक दिन मुझे अपने भैया की दुकान देखने की ख्वाहिश जागने लगी थी, इसलिए मैं अपनी अम्मी को बताकर अपनी एक फ्रेंड के साथ भैया की दुकान पर चली गई थी। उनकी दुकान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी जगह पर थी। उन्होंने कई मशीनें भी लगा रखी थी और वो वहीं पर बैठकर औरतों और मर्दों के कपड़े सिया करते थे। लोग मेरे भैया से बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे और सर पर हाथ रख रहे थे। मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी हुई थी और हैरानी भी हुई थी। खुशी इस बात की हुई थी कि लोग मेरे भैया की इज्जत कर रहे थे, लेकिन हैरानी इस बात की हुई थी कि वही लोग जो पहले मेरे भैया को काम चोर कहा करते थे और इन्हें किसी तरह कभी कोई काम देने के लिए राजी नहीं थे, वही लोग अब मेरे भैया की इतनी इज्जत कर रहे थे और तो और उनकी दुकान पर अपने घर वालों के भी कपड़े सिलने के लिए लेकर आ रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग भी भैया की तारीफ करते थे कि उनका बड़ा बेटा असद कितना मेहनती है, जो अपने घर को कितनी मेहनत से चला रहा है। अपने पापा की दुकान को उसने कितने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, घर के हालातों को भी ठीक कर दिया। एक दिन तो हमारे घर पर रिपोर्टर आए थे जिन्होंने मेरे भैया को इंटरव्यू लेना था। उन्होंने कहा था कि हम आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भैया की बुटीक का नाम दूर दूर तक मशहूर हो रहा था। लेकिन भैया ने इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। फिर ज्यादा जिद करने पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया था। मेरे भैया के ऊपर छोटी सी रिपोर्ट बन गई थी जो एक लोकल चैनल पर ही चली थी, लेकिन मोहल्ले वाले तो सब मेरे भैया की खूब तारीफ कर रहे थे और मेरे भैया हमारे मोहल्ले में खूब मशहूर हो गए थे। इस तरह उनका काम भी बढ़ गया था और सब उनकी मेहनत को सराह भी रहे थे, उनको बहुत ही अच्छा समझ रहे थे। लेकिन इस बात पर मेरे छोटे भैया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनको सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो हमारा घर अली और अहमद भैया की कमाई से ही चल रहा था। असद भैया ने तो अभी पिछले 1 महीने से ही अपनी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने हमारे घर में 4 चांद लगा दिए थे। अब तो मेरे भैया के लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब हमारे घर के हालात बेहतर होने की वजह से माँ मामूली से खानदान की बहू लाना चाहती थी। वो भैया के लिए अमीर खानदान की लड़की और खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही थी। माँ का कहना था कि अब हम लोग असद की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। वैसे तो मैं भी यही चाहती थी कि मेरे भैया की शादी खूब धूमधाम से हो और मेरी भाभी खुश रहे, क्योंकि मेरी माँ का कहना था कि मेरे इतने मेहनती बेटे का रिश्ता अब तो आसानी से आ जाएगा। लोगों से अपने बेटे की तारीफ सुनकर और अपने बेटे की इतनी कामयाबी देखकर मेरी माँ का सारा गुस्सा खत्म हो गया था। वो भैया से बहुत प्यार करने लगी थी और उनको उन पर पूरी तरह से यकीन हो गया था। मेरी माँ ने कहा था कि वो भैया की शादी होते ही फौरन मेरी शादी भी कर देंगी और अहमद और अली भैया की शादी सबसे आखिर में करेंगी, क्योंकि वो भैया से भी कहती थी कि तुम अपने असद भाई की तरह कोई ऐसा काम सेट कर लो जिससे तुम्हारा नाम हो और पैसा भी खूब कमा सको। मेरे असद भैया के लिए कई रिश्ते आ रहे थे। आखिरकार मेरी माँ को असद भैया के लिए एक लड़की पसंद भी आ गई थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और अमीर फैमिली से थी। अब हम लोग भी अमीरों के जैसे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते पीते थे। एक दिन तो भैया हम लोगों को एक बड़े से होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। जब मेरे भैया को लड़की वाले देखने आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता लाकर रखा था। लड़की वाले मेरे भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे। भैया का रिश्ता फाइनल हो गया था और 4 महीने बाद उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मैं तो अपने भैया की शादी के लिए खूब धूमधाम से तैयारी कर रही थी। मैं अपने भैया से अब जिस चीज की जिद करती वो मुझे उस चीज को लाकर दे दिया करते थे। अब ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रही। सच में पैसा हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। पैसे से ही जिंदगी हसीन है। ऐसा लगता है जैसे पैसे ना हो तो जिंदगी बेरौनक है। लोग सच कहते हैं कि पैसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। एक पैसा ही ऐसी चीज है जिसके पास होता है उसके पास सब कुछ होता है, यहाँ तक कि उसके पास तो रिश्ते भी होते हैं। हर तरह का रिश्ता जो पैसे वाले इंसान के पास होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं होता। आज के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं होता लोग उसकी कदर नहीं करते। रात के 2 बज रहे थे। एक दिन अचानक मुझे प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आ गई थी पानी लेने के लिए, लेकिन तभी अचानक
अचानक मैंने भैया को देखा, वो कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे। वो शायद अपनी दुकान का बिल बना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मैं जाग रही हूँ तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। उन्होंने मुझसे अपने पूरे महीने का हिसाब करवाया था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि मेरे भैया ने सिर्फ लोगों के कपड़े सिलने में ही पूरे 70,000 रुपए महीने का हिसाब निकाल लिया था, जबकि मेरे पापा जब कपड़े सिलाई करते थे वो सिर्फ महीने में 10 या 12,000 रुपए का हिसाब निकाल पाते थे। भैया ने तो कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली थी। मुझे इस तरह से हैरानी में देखकर भैया ने कहा कि तुम हिसाब पर ध्यान लगाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं भैया की बात पर फौरन हिसाब करने में दोबारा से लग गई थी कि कहीं मुझसे गलत हिसाब तो नहीं जुड़ गया, लेकिन मुझसे कोई गलत हिसाब नहीं जुड़ा था। मेरा हिसाब बिल्कुल सही था। भैया ने इस महीने में 70,000 रुपए कमाए थे। अब तो हर महीने भैया का हिसाब इतना ही निकलने लगा था। भैया ने अपनी बीवी के लिए खूब सारे गहने भी बनवाए थे और अपने गहनों के साथ साथ मेरी शादी का बंदोबस्त भी कर लिया था। मेरे लिए भी गहने खरीद लिए थे जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। मैं कंफ्यूज थी कि लोग मेरे भैया से कितने कपड़े सिलवाते हैं जिनके पास इतने ज्यादा नोट छप रहे थे। एक दिन मेरी दोस्त हमारे घर पर आई थी। वो कभी कभी मुझसे बातचीत करने के लिए हमारे घर पर आ जाती थी। मैंने उस पर गौर किया तो उसके कपड़ों पर मेरे भैया की बुटीक का लेबल लगा हुआ था। जब कोई टेलर कपड़े सीता है तो कपड़ों की बैक साइड पर अपनी बुटीक का लेबल लगा देता है ताकि उसकी बुटीक का ऐड हो सके। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुमने कपड़े मेरे भैया से सिलवाए हैं? उसने कहा, हाँ देखो तो कितने अच्छे कपड़े सीते हैं तुम्हारे भैया। तभी तो उन्होंने मुझसे एक सूट के 10,000 रुपए लिए हैं। मेरी दोस्त की बात सुनकर मैं और मेरी माँ हैरान रह गए थे। इस टाइम मेरी माँ हम दोनों के लिए चाय बना कर लाई थी और वो भी हमारी बात सुन रही थी। हमने कहा कि 10,000 रुपए सिलाई के दिए हैं। वो कहने लगी, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भैया 10,000 रुपए एक सूट की सिलाई के लिए लेते हैं? मैंने तो उसे इनकार करते हुए सर हिला दिया था। हालांकि मेरी माँ अभी तक चौंक ही रही थी। मेरी फ्रेंड के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसके मुंह से निकल गया हो और वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि हाँ 10,000 रुपए ही दिए हैं। आजकल 10,000 रुपए में आता ही क्या है? मैंने अपने दिल में सोचा कि ये पागल तो नहीं हो गई, कह रही है कि 10,000 रुपए में क्या आता है, जबकि 10,000 रुपए में तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। मैंने दिल में सोचा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से रकम की अहमियत भी तो बढ़ती जा रही है। और ये पागल लड़की 10,000 रुपए में कपड़े सिलवा कर आई है। भले ही वो मेरे भैया से कपड़े सिलवा रही थी, लेकिन भैया कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं ले रहे थे। भैया को अपने कस्टमर से इतने ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। अब वो ज्यादा अच्छी सिलाई करने लगी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों का फायदा उठाए। मुझे और मेरी माँ को ये बात कुछ अजीब लगी थी। उसने कहा था कि छोड़ो ना, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो, तुम्हारे भैया सच में बहुत अच्छे टेलर हैं। मुझे उनके हाथ के कपड़े बहुत पसंद आए, यहाँ तक कि मेरे घर पर बाकी लोगों को भी उनके हाथ के कपड़े बहुत पसंद आए। मेरी माँ ने तो खुशी खुशी भैया को कपड़ों की सिलाई के पैसे दे दिए थे। मेरी माँ ने उससे कहा था कि क्या बाकी के लोग भी इसी तरह से खुश होकर पैसे देकर चाहते हैं, तो वो इस बात पर खामोश हो गई थी। और उसने कहा कि शायद, मुझे पक्का पता नहीं, दरअसल मेरी दोस्त हमारे घर मुझसे मिलने के लिए आई थी क्योंकि 2 हफ्ते बाद उसकी मंगनी थी। मेरी दोस्त बहुत ज्यादा सावली थी, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अचानक उसका रिश्ता आ गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसके जाने के बाद माँ ने मुझसे कहा कि असद ऐसा भी क्या करता है कि लोग उससे खुश होकर 10-10 हजार रुपए देकर जा रहे हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लोग अपनी मर्जी से ही तो दे रहे हैं, भैया तो खुद किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लेते। मैंने माँ के दिल से शक खत्म करने की कोशिश की थी, हालांकि मेरा दिमाग भी अब शक में पड़ा हुआ था। ये मामला तो बहुत ज्यादा उलझ गया था। उधर मेरे भैया की शादी में 3 हफ्ते रह गए थे। मेरे भैया पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे, सब उनको इज्जत की नजर से देखते थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर भैया की शादी का दिन भी आ गया था। भैया ने शादी पर अपनी बीवी को अलग से सोने का हार दिया था। वो इतना ज्यादा महंगा था कि माँ को भी उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बीवी को इतना भी ज्यादा जेवर चढ़ा सकता है। शादी खूब धूमधाम से हुई थी। हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। भाभी घर पर आ गई थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरे भैया खूब सारा पैसा कमा रहे थे। अब तो जिस दुकान पर वो किराए पर काम कर रहे थे, उन्होंने उस दुकान को दुकान के मालिक से खरीद लिया था और दुकान के अंदर एसी लगवा लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और उनसे गर्मी में काम नहीं होता था। हमारे घर में तो उन्होंने शुरू में ही एसी लगवा दिया था। एक और लड़की ने मुझे बताया था कि उसने भी अपने लिए मेरे भैया से कपड़े सिलवाए थे और उसने मेरे भैया को 10,000 रुपए दिए थे। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही उसका भी रिश्ता हो गया था। ये बात बड़ी अजीब थी। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। 10,000 रुपए सिलाई भला कौन लेता है? अच्छे से अच्छा टेलर भी 2 या 3 हजार ही ले लिया करता है, वो भी जो हाई क्लास फैमिली के कपड़े सीता हो। इधर मेरे भैया तो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के ही कपड़े सिलाई करते थे और यही मिडिल क्लास लोग मेरे भैया को 10,000 रुपए देकर जा रहे थे। ये तो बिल्कुल एक मजाक था। और अजीब बात ये थी कि औरतें खुशी खुशी उनको इतने ज्यादा पैसे दे जाती थी, जबकि औरतें तो बहुत ज्यादा मोल भाव करने वाली होती हैं। भैया की शादी को 2 दिन हो गए थे। भाभी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई हुई थी। भैया उधर अपने काम में ही मसरूफ थे क्योंकि ईद का सीजन आ रहा था और ईद पर तो लोग सबसे ज्यादा कपड़े बनवाते हैं। मेरे भैया दिन रात सिलाई कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अब की बार तो अपने पास एक लड़का भी रख लिया था मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें अकेले काम करने में मुश्किल हो रही थी। हमारे घर पर
पर ईद मनाने मेरे ताया की बेटी आई हुई थी। मेरे ताया की बेटी बहुत ही कंजूस थी। मैंने सोचा कि मैं इससे कहती हूँ कि ये अपनी ईद के कपड़े मेरे भैया से सिलवा ले, लेकिन मैंने उसको बता दिया था कि मेरे भैया बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। उसने मुझे कहा कि पागल हो गई हो क्या, 10,000 रुपए कपड़े की सिलाई कौन लेता है, मैं तो तुम्हारे भैया को सिर्फ 400 रुपए ही देकर आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम उनसे 400 रुपए में कपड़े तय कर लेना, तभी मैं तुम्हें मानूंगी। वो भैया की दुकान पर उनको अपने कपड़े देने के लिए चली गई, लेकिन जब 4 दिन बाद वो अपने कपड़े लेकर वापस आए तो उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम भैया को कितने पैसे देकर आई हो। वो कहने लगी कि 10,000 रुपए। मैं उसे देकर हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम तो भैया को 400 रुपए देने वाली थी, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था तुमने मुझसे, लेकिन क्या हुआ, तुम तो 10,000 रुपए ही देकर आ गई हो। तुम्हारी बात में तो बिल्कुल भी दम नहीं निकला। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मुझे असद भैया के हाथ के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आए थे। मैंने माँ से कॉल पर बात करके उन्हें सब कुछ बता दिया था, तो माँ ने असद भैया को 10,000 रुपए भिजवा दिए। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। अब तो मुझे पक्का शक हो गया था भैया पर, हालांकि उसके कपड़े तो सिर्फ नॉर्मल से ही सिले हुए थे, उसमें तो कोई डिजाइन भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही भैया की दुकान पर जाकर देखूंगी कि आखिर कस्टमर से इतने सारे पैसे क्यों ले रही हैं। एक दिन मैंने बुर्का पहन लिया और अपने चेहरे को अच्छे से ढककर भैया की दुकान पर चली गई ताकि भैया मुझे पहचान ना सके। वहां जाकर मैंने उन्हें कहा कि मुझे कपड़े सिलवाने हैं, तो उन्होंने अपने साथ वाले लड़के को इशारा किया। उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मैं खामोशी से चलती रही, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि दुकान के अंदर तो एक छोटी सी दुकान और बनी हुई थी जहां पर कंप्यूटर पड़ा हुआ था। मैं वहां पर बैठ गई थी और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि भैया के साथ जो लड़का था वो मुझे कुछ लड़कों की फोटोज दिखा रहा था। उसने कहा कि आप बताइए आपको किसके लिए रिश्ता देखना है। उसकी ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। यहाँ पर लोगों के कपड़े सिल रहे थे या फिर रिश्ते तय हो रहे थे, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद भैया भी वहां पर आ गए और अपने साथ वाले लड़के से कहने लगे क्या हुआ बहन जी को कौन सा रिश्ता पसंद आया है। मैंने इशारे से कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे फोटोज में से एक फोटो पर उंगली रख दी तो मेरे भैया ने मुझे पर्ची पर एक नंबर लिखकर दे दिया और कहा कि 10,000 रुपए हो गए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इससे रात से पर्दा भी हटाना था और ये सब कुछ तभी मुमकिन हो सकता था जब मुझे भैया इसके बारे में बताते। मैंने अपने चेहरे से पल्लू हटा दिया था। भैया ने जब मुझे देखा तो उनके होश उड़ गए थे और उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। भैया ने चौंकते हुए कहा शाज़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ कपड़ों की सिलाई की आड़ में ये क्या काम हो रहा है। मेरे भैया शर्मिंदा हो गए थे और उन्होंने अपनी नजरें झुका ली थी कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझ गया था कि तुम भेस बदल कर मेरी दुकान पर आई हो। मैं तुम्हारी आवाज से ही पहचान गया था, वरना हर कस्टमर को अपने ऑफिस में नहीं लेकर आते। ये हमारा खुफिया ऑफिस है। मुझे पता है कि तुम काफी दिनों से मुझ पर शक कर रही हो क्योंकि मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैंने तुमसे अपनी दुकान का हिसाब करवाया था। तुम जिस हैरानी से पैसों को देख रही थी, मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में शक पड़ गया है और तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। तुम सुकून से नहीं बैठोगी, एक ना एक दिन मेरी सच्चाई जान कर ही रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। भैया की बातें सुनकर मैं हंसने लगी थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपकी ऐसी कौन सी सच्चाई है। उन्होंने कहा बहन मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा, घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यह आसान तरीका निकाल लिया था। मैं किसी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाता, बल्कि उन लड़कियों के रिश्ते करवाता हूँ जो सावी हो, अपाहिज हो या फिर जिनके अंदर कोई कमी हो या फिर वो जो तलाकशुदा है या बेवा है। मैंने अपनी दुकान के अंदर ये खुफिया दुकान बनाई हुई है और यहाँ कंप्यूटर रखने के बाद उस पर मैंने एक अज़वाजी वेबसाइट बनाई है ताकि ऐसी लड़कियों के रिश्ते हो सके जिनके रिश्ते तय नहीं हो रहे थे, जो अपने ही खानदान से छुप कर रह रही हैं। उन लड़कियों से उनकी कमी की वजह से कोई शादी नहीं करता। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं तो कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। मैंने उन्हीं लोगों को एक साथ मिलवा दिया। मेरी वजह से काफी सारे लोगों की शादियां भी हो चुकी हैं। मैं लड़कियों के माँ बाप को लड़के सिलेक्ट करवा देता हूँ और उन्हें जो भी रिश्ता पसंद आता है उसका नंबर पर्ची पर लिख कर दे देता हूँ। फिर वो लोग आपस में राब्ता कर लेते हैं और रिश्ता पसंद आता है तो शादी कर लेते हैं, नहीं पसंद आता तो दोबारा से मेरे पास आ जाते हैं। कपड़े सिलाई करने में भी मुझे कोई ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आने लगे और लोग मेरी इज्जत करने लगे। अपने भैया की पूरी बात सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि मैंने अपने भैया पर शक किया था। मुझे अपने भैया के इस काम से बहुत ज्यादा फख्र महसूस हुआ था। मेरे भैया तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे खुशी हुई थी कि मेरे भैया किसी गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ईमानदारी से पैसे कमा रहे थे। मैं भैया के इस काम से बहुत खुश थी, इसलिए मैंने उनका साथ देने का इरादा कर लिया था। मैंने भैया के साथ मिलकर उनके इस काम को बढ़ा दिया था और बुटीक खत्म कर दिया था, क्योंकि बुटीक से ज्यादा पैसे इस काम में आ रहे थे और न जाने कितनी ऐसी लड़कियों के घर बस गए थे जो बेचारी अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी। भैया को इस काम से छुपाने के लिए सिलाई का बहाना करना पड़ता था, लेकिन अब हम लोगों ने अपने बुटीक को बंद करके अज़वाजी दुकान खोली थी। मेरे भैया सिर्फ इन्हीं लोगों के रिश्ते करवाते हैं जिन लड़कों या लड़कियों में कोई ना
कोई कमी होती है उनके नहीं, जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो रिश्ते घर बैठे आसानी से मिल जाते हैं। ये सब सिर्फ इन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं। मेरे भैया का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी माँ को जब भैया के इस काम के बारे में पता चला तो वो भी बहुत खुश हुई थी और अपने बेटे पर फख्र महसूस करने लगी थी। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुशी खुशी रह रही है और भैया की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत बरकरार है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।